हम जेईई मेंस 2023 के जो जैन अटेम्प्ट में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के जो जो क्वेश्चंस आए थे वो सबका सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में मैं 12 क्वेश्चन इंक्लूड करने वाला हूँ। हालांकि 12 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे एनएलएम के, पर ये जो 12 क्वेश्चन है ये प्रॉपरली एनएलएम के हैं। मतलब इनमें कोई वो जो सर्कुलर मोशन हो गया, वर्क पर एनर्जी हो गया, वो वगैरह नहीं लग रहा है। बस जो विथआउट फ्रिक्शन और फ्रिक्शन वाला पार्ट है वही हम डिस्कस करेंगे। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है हम कोई एक और वीडियो में बनाने वाला हूँ, और इन सारे क्वेश्चंस का एक डिटेल्ड एनालिसिस भी होगा इस वीडियो में। और इस एनालिसिस की मदद से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। मान लिया आप अप्रैल अटेम्प्ट देने वाले हो या फिर 2024 में आपका नेक्स्ट जेईई अटेम्प्ट में, तो इस एनालिसिस को आप कैसे यूज कर सकते हो तो वो भी। तो ये सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको एनएलएम का एक बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है, क्योंकि आधे से ज़्यादा इसमें ईजी क्वेश्चंस हैं। एनएलएम से उतना कुछ खास इस बार जेन अटेम्प्ट में पूछा नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे दो इंक्लाइन प्लेन है, M1 M2 मास है। यहाँ पे इंक्लिनेशन 60 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री है। M1 है 4 kg और M2 है 1 kg। हमें ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन फाइंड करना है। एक काफ़ी ईज़ी क्वेश्चन है, इवन हम इसे एक बोर्ड लेवल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ये जैन अटेम्प्ट में जो आया है, जैन 24 में ये आया था। ठीक है, ये जो जैन 24 के शिफ्ट 1 में आया था, ये शिफ्ट 1 में आया था। और सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसका एक एफवीडी ड्रॉ कर लेंगे, दोनों ही मासेस का, एम और M2 मासेस का एफवीडी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो टी टेंशन लग गया। ये इंक्लाइन के अलोंग हम निकाल देंगे वेट इसका। यहाँ पे M1g साइन थीटा और यहाँ पे M2g साइन थीटा। कैलकुलेट करने से यहाँ पे निकल रहा है 20√3 न्यूटन और 5 न्यूटन। तो ओवरऑली ये जो 4 kg के अलोंग ही क्या है, जो ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो ओवरऑली ये इसके अलोंग ही एक्सिलरेट करेंगे। तो होगा क्या कि इनके अलोंग हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, एफ नेट अपन एम टोटल। ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको काफ़ी काम में आने वाला है ये फॉर्मूला। अगर आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए। तो एफ नेट कितना लग जाएगा, इधर 20√3 और इधर का 5 न्यूटन, तो दोनों माइनस हो गया। अपन में एम टोटल यानी इसका 4 kg 1 kg टोटल 5 kg हो गया। तो यहाँ पे 4√3 माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सिलरेशन निकल रहा है। अब 1 kg का हम क्या करेंगे, जो एफवीडी है इसका इक्वेशन एक लिख देंगे। जो 1 kg है उसका इक्वेशन इक्वेशन हम लिख देंगे। यहाँ पे टेंशन लग रहा है और यहाँ पे M2g साइन 30 लग रहा है। तो ओवरऑली वो ये टेंशन के और एक्सिलरेट कर रहा है, तो टेंशन माइनस ये जो M2g साइन 30 5 न्यूटन है इक्वल टू मास 1 kg और एक्सिलरेशन है 4√3 माइनस 1। तो इसे कैलकुलेट करके हमारा टेंशन निकल के आ रहा है 4√3 प्लस 1 न्यूटन। तो क्वेश्चन तो ये काफ़ी आसान सा था, पर जो कैलकुलेशन है उसे अगर आप तेज़ी से कर सकोगे तो ये क्वेश्चन आपका कुछ 1 मिनट के अंदर ही आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है। एक सबसे ये जो जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इस अटेम्प्ट में, सबसे आसान क्वेश्चन यही है। और यहाँ पे देख लो, ये एक 30 डिग्री का है इंक्लाइन करके, ये जो टेंशन स्ट्रिंग दिया हुआ है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यार, ये यहाँ पे एम मास का एक ऑब्जेक्ट लटका हुआ है तो नीचे तो एम जी लगना ही है। और क्या दिया है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या, सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब ऊपर और नीचे वाला फोर्सेस क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। तो टेंशन इक्वल टू एम जी हो गया, और यही आंसर है इसका। जी हाँ, यही इसका आंसर है। देख लो, ये m जो है नीचे mg लग रहा है तो t इक्वल टू mg हो गया, और m यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है √3 kg, तो ये √3g हो गया। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल सा था। बस ये आपका अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट पता है आपको एनएलएम का, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकोगे। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पे गया गया, ए बुलेट ऑफ मास 10 grams इज fired from a gun. The mass of gun is 10 kg without bullet. The bullet fired with a velocity 100 meter per second. The recoil speed of gun is x by 10 meter per second. Find x. तो यहाँ पे एक डायग्राम हम बना लेते हैं। तो ये गन है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो गन फायर होने से पहले इसका मोमेंटम कितना होगा। ये गन तो मूव नहीं कर रहा होगा फायर होने से पहले, तो इसका वेलोसिटी जीरो होगा। तो उसका इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, जीरो होगा। मोमेंटम होता क्या है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो हो जाएगा। और आप फायर करने के बाद इसका हम मोमेंटम निकालेंगे।
फायर करने के बाद ये बुलेट जो है, जो कि 10 ग्राम का है, वो इधर 100 मीटर पर सेकंड से जाएगा, और ये जो गन 10 केजी का है, ये पीछे कुछ भी वेलोसिटी से जाएगा, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के हिसाब से जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा, और इनिशियल मोमेंटम हमारा था 0, और फाइनल मोमेंटम कितना? सबसे पहले गन का ये चीज एक ध्यान दो, यहाँ पे 10 केजी है और यहाँ पे 10 ग्राम से, मतलब एक ही यूनिट में होना चाहिए ना। अब हम करेंगे क्या कि 10 केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, 10/1000, तो ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, इनटू इसका वेलोसिटी माइनस इसका 10 ग्राम, और ये इसका वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से हमारा भी का वैल्यू निकल के आ रहा है 1/10 मीटर पर सेकंड। हमें इसका जो न्यूमरेटर है वो पूछा था, तो वो हमारा x निकल के 1 आ रहा है। तो ये भी एक सिंपल सा एक क्वेश्चन था, मोमेंटम कंजर्वेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन ही है। यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क है, और इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे यहाँ पे एक 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो पूछा गया है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन गिवन बाय द ग्राउंड ऑन द डिस्क। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस फोर्स को ऐसे दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट मास एज्यूम करके ये डिस्क को, तो इधर ऐसे हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे 200 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है। तो अब ये 200 न्यूटन का जो फोर्स है, मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर दूंगा। देखो यहाँ पे 200 cos 30 और 200 sin 30 में रिजॉल्व कर दिया, तो 200 cos 30 बन गया 100√3 न्यूटन, और 200 sin 30 बन गया 100 न्यूटन, और उसका एक वेट नीचे लग रहा होगा mg 700 न्यूटन, और ग्राउंड पे खड़ा है, तो यहाँ पे एक ग्राउंड के वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है। तो अ, ये डिस्क जो है बस एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन में उसका कोई मूवमेंट है नहीं, तो एफ वाई जो है 0 हो जाएगा, और एफ डायरेक्शन के फोर्सेस को हम इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पे एम जी प्लस 200 sin 30 हम मिला के यहाँ पे 800 न्यूटन आ रहा है हमारा नॉर्मल। तो ग्राउंड इसके ऊपर 800 न्यूटन का कॉन्टैक्ट फोर्स डाल रहा है। तो ये भी एक काफी इजी सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में भी कुछ उतना खास था नहीं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है, और ये एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। हमें ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, ये सही है या गलत है। इसका फर्स्ट पार्ट में दिया है, इफ द वेट ऑफ द लिफ्ट इज इक्वल टू द टेंशन फोर्स ऑफ द केबल वायर, देन इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ पे कहा गया है कि ये मान लो एक लिफ्ट है, उसका एक मास होगा जो कि नीचे mg लग रहा है, और ये जो ये वायर से कनेक्टेड है, वहाँ पे एक टेंशन भी लग रहा होगा। बोला गया है कि जो टेंशन है और इसका वेट है वो इक्वल है, यानी T इक्वल टू mg बोला गया है। यानी क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ऊपर और नीचे का फोर्स इक्वल है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में, यानी इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मूव तो नहीं कर रहा कहीं पे, सारे जो वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस है वो इक्वल है। तो ये हाँ, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगा, ये ट्रू है, 100% ट्रू है। तो इसका ही जो दूसरा स्टेटमेंट है उसमें दिया गया है एक और स्टेटमेंट है, इफ द लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड विथ एन एक्सीलरेशन, देन द कंटैक्ट फोर्स बिटवीन द बॉयज फीट एंड लिफ्ट फोर्स इज मोर देन वेट ऑफ द बॉय। तो इसमें है क्या कि यहाँ ये जो लिफ्ट है, यहाँ पे एक बॉय खड़ा हुआ है, तो लिफ्ट के वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे नीचे mg लग रहा है। ओवरऑली वो नीचे डाउनवर्ड एक्सीलरेट कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से डाउनवर्ड एक्सीलरेट कर रहे हैं ऐसे। तो नीचे का a माइनस एन इक्वल टू एम ए हो गया, यानी यहाँ पे n क्या निकल के आ रहा है, m g माइनस ए, और m ये होल g माइनस ए एम जी से छोटा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स हो जाएगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज मूव्ड विथ अ कांस्टेंट फोर्स F फॉर 20 seconds. Then F is removed. It observed that block moves 50 meter in next 10 seconds. Find F. सो इसमें पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये वाला जो 20 न्यूटन केजी का जो बॉक्स है यहाँ पे है, यहाँ पे एक एफ फोर्स पड़ रहा है, और 20 सेकेंड तक ये कंटिन्यूसली एफ फोर्स पड़ रहा है इसके ऊपर। तो 20 सेकेंड्स के बाद ये जो एफ फोर्स इससे हटाया जाता है, फिर ये कुछ वेलोसिटी से जाता है। ओके सॉरी, ये जो है भी 0 नहीं होगा, ये वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी से फिर मूव करेगा, वही भी वेलोसिटी से मूव करेगा। और यहाँ पे बोला गया है कि फोर्स हटाने के 50 मीटर तक 50 मीटर वो कवर कर रहा है, 10 सेकंड में 50 मीटर कवर कर रहा है। फाइंड एफ, तो हमें एफ फाइंड करना है। तो सबसे पहले है क्या कि वो जो एफ हटाने के बाद वो 50 मीटर 10 सेकंड में
कवर कर रहा है तो भी बन जाएगा 50 मीटर बाई 10 सेकंड, यानी वो 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है फोर्स हटाने के बाद। हमें पता है कि एफ टी इक्वल टू एम भी होता है एफ, और यहाँ पे टी कितने सेकंड तक हमारा फोर्स लगाया गया है 20 सेकंड तक, तो ये 20 हो गया। मास इसका 20 केजी है और वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हमने अभी निकाला। तो यहाँ से कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं कि फोर्स जो है 5 न्यूटन का है। तो ये भी एक काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये हमारा 7th क्वेश्चन है। A ball of mass 2 kg is dropped from a height 9.8 meter and rebounds to a height 4.9 meter. It remains in contact with ground for 0.2 seconds. The average force on ball Y by ground is x whole root 2 plus 1 newtons. Find x. x find करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। उससे 9.8 मीटर से इस बॉल को ड्रॉप किया गया है, तो इसका ये इनिशियल पोजीशन हो गया। बॉल ऐसे नीचे गिरा और रिबाउंड करके वो 4.9 मीटर तक पहुंच गया, ये इसका फाइनल पोजीशन है। और ये 0.2 सेकंड तक ग्राउंड से टच से रहा, ये क्वेश्चन में दिया गया है। और जो एवरेज फोर्स ऑन बॉल बाय ग्राउंड इज एक्स होल रूट 2 प्लस 1 न्यूटन्स दिया गया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे v इक्वल टू रूट टू जी एच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है as। और यहाँ पे ड्रॉप किया गया है तो इनिशियल स्पीड तो 0 हो गया, तो v बन जाएगा रूट as, सॉरी टू रूट 2as बन जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे s क्या है, हाइट है, और a यहाँ पे g लग रहा है नीचे। तो यहाँ पे a के बदले g और s के बदले h और v इक्वल टू रूट टू रूट ऑफ 2gh हो जाएगा। तो v इनिशियल कितना हो जाएगा, रूट 2g, और यहाँ पे हाइट 9.8 और v फाइनल हो जाएगा रूट ऑफ 2g और ये 4.9। तो हमें पता है कि f डेल्टा टी इक्वल टू एम डेल्टा वी होता है। एफ हमें यहाँ पे निकालना है। डेल्टा टी यहाँ पे 0.2 सेकंड तक ही वो ग्राउंड से टच से था, और मास यहाँ पे दिया गया है 2 के जी इसका, और वेलोसिटी वी आई माइनस वी एफ कर देंगे। यहाँ पे वी आई और वी एफ का वैल्यू डालने के बाद आप कैलकुलेट करके ये पाओगे कि एफ का वैल्यू निकल रहा है 98 होल रूट 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा। सो ये हमारा 8th क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि अ बॉडी मूविंग हॉरिजॉन्टली हैज एन इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। ड्यू टू फ्रिक्शन बॉडी स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकंड। इफ मास ऑफ बॉडी इज 5 kg, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज x by 5, फाइंड x। यहाँ पे g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये एक 5 kg का ऐसा ब्लॉक है जो कि 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, क्योंकि एक रफ सरफेस है, और 5 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जा रहा है, यानी वो रुक जा रहा है। और यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, क्योंकि ये मूव कर रहा है, तो ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा, तो ये एफ के हो जाएगा। यहाँ पे म्यू एन, एफ के क्या होता है म्यू एन, और यहाँ पे नी वाई डायरेक्शन में ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, तो एन इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एम जी निकल के आ रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा एफ नेट अपन एम टोटल। जैसे कि मैंने बोला था, ये फॉर्मूला हमारा काफी बार काम में आएगा। तो यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन हमें पता है कि इस ओर हम माइनस लेते हैं लगभग, और इस ओर हम प्लस लेते हैं। तो इस ओर फ्रिक्शन लग रहा है तो माइनस म्यू एम जी हो गया, और यहाँ पे उसका मास एम हो गया, एम एम कट के एक्सेलरेशन माइनस म्यू जी निकल के आ रहा है। ये ब्लॉक जो है इनिशियली 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, 5 सेकंड बाद रुक गया, तो टी इक्वल टू 5 सेकंड हो गया। हम भी इक्वल टू यू प्लस ए टी डाल के म्यू निकालेंगे, और यहाँ पे यू भी हो जाएगा 0, यू है 20 मीटर पर सेकंड, और ए हो जाएगा माइनस म्यू जी, और टी जो है 5 सेकंड का है। तो यहाँ से हम म्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, 0.4 निकल के आ रहेगा। सो ये हमारा 9th क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि ये से एक रफ फ्लोर है, यहाँ पे इसके ऊपर एक 10 kg का एक ब्लॉक रखा हुआ है, और इन दोनों के बीच जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 0.25 दिया गया है। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल पे एक फोर्स लग रहा है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड मिनिमम फोर्स सो दैट द ब्लॉक स्लाइड्स।
ये जो फोर्स का मिनिमम वैल्यू कितना होना चाहिए कि ब्लॉक्स स्लाइड करना शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेते हैं। ये 10 केजी का ब्लॉक है। ये इसका एक वेट 100 न्यूटन नीचे लग रहा है। यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है और ये जो 30 डिग्री पे लग रहा है, ये जो एफ फोर्स लग रहा है, इसे हम रिजॉल्व कर देंगे एफ साइन 30 और एफ कॉस 30 पे। और ये एफ बाई टू और √3 एफ बाई टू निकल के आएगा। और यहाँ पे हमारा एफ या एफ एल है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लिमिटिंग फ्रिक्शन लग जाएगा क्योंकि हमें मिनिमम फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा एफबीडी बन गया और नीचे का ऊपर का हम इक्वल कर देंगे तो एन हमारा जो नॉर्मल फोर्स है वो निकल के आएगा 100 माइनस नीचे का वेट माइनस ये ऊपर का एफ साइन थीटा साइन 30 मतलब एफ बाई टू। अब हमने वाई डायरेक्शन के फोर्सेस बैलेंस कर लिया। अब एक्स डायरेक्शन के करते हैं। यहाँ पे √3 एफ बाई टू म्यू एन के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो फ्रिक्शन पड़ रहा है म्यू एन, तो यहाँ पे म्यू यहाँ पे क्वेश्चन में म्यू दिया गया है 0.25, यानी हम इसे वन वन बाई फोर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 1/4 भी लिख सकते हैं और हमारा नॉर्मल निकल के आया है 100 माइनस एफ बाई टू। तो इसे हम सॉल्व करके यहाँ पे एफ का वैल्यू निकल जाएगा 200/1 प्लस 4√3 न्यूटन। सो ये हमारा 9 नहीं 10वां क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लिनेशन 30 डिग्री का है। यहाँ पे एक एम मास का ऑब्जेक्ट है जो कि नीचे GY4 एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट हो रहा है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये इंक्लाइन प्लेन और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एक और डायग्राम बना लेते हैं फोर्सेस को इंडिकेट करने के लिए। ये नीचे स्लिप हो रहा है इसलिए पीछे एक फ्रिक्शन लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। यहाँ पे नीचे mg cos थीटा लग रहा है और ग्राउंड की वजह से यहाँ पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है और वाई डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा है इसलिए नॉर्मल फोर्स इक्वल टू mg cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एन मतलब म्यू जी cos थीटा भी हम इसे लिख सकते हैं। इस ओर लग रहा है एक mg sin थीटा। ये नीचे GY4 से एक्सीलरेट कर रहा है नीचे। अब हम क्या करेंगे कि फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे। इस ओर लग रहा है mg sin थीटा और पीछे लग रहा है म्यू mg cos थीटा। तो mg sin 30 ये जो है 30 डिग्री का इंक्लिनेशन है, mg sin 30 माइनस म्यू mg cos 30 जो आएगा वो है इसका मास m और एक्सीलरेशन नीचे GY4 का। तो GY4 हो जाएगा g sin 30 माइनस म्यू g cos 30। क्यों, ये mm जो है कैंसिल हो गया यहाँ पे और यहाँ से हम म्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि निकल के आएगा 1/2√3। सो ये हमारा 11वां क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया है कि ये यहाँ पे एक 5 केजी का ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे एक 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये एक रफ सरफेस है। तो इनिशियली वेलोसिटी इसका 0 था, कुछ देर बाद वो 50 मीटर कवर कर रहा है, जो वो भी 10 सेकेंड्स में। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे एक 30 न्यूटन लग रहा है और यहाँ पे पीछे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। नीचे 50 न्यूटन लग रहा है इसका वेट और ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। और वाई डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा है इसलिए नॉर्मल फोर्स 50 न्यूटन का हो जाएगा। तो म्यू एन इसका 50 म्यू निकल के आ रहा है। यहाँ पे जो इसका फ्रिक्शन है वो 50 म्यू निकल के आ रहा है। अब हमें क्या करना है, E इक्वल टू एफ नेट बाई एम टोटल है। फिर से इसका यूज आ गया। तो एफ नेट क्या हो जाएगा, इस ओर हमारा 30 लग रहा है, इस ओर एक्सीलरेट कर रहा है तो 30 माइनस इस ओर फ्रिक्शन लग रहा है 50 म्यू का। तो 50 म्यू अपन नीचे टोटल मास इसका बस ये जो 5 केजी है ये हो गया। और यहाँ पे s इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो 0 था ना इसका, तो वो जो ut वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो s इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर निकल के आ रहा है। वो कवर कर रहा है 50 मीटर कवर कर रहा है हाफ, और ये एक्सीलरेशन 30 माइनस 50 म्यू बाई 5 हो जाएगा। और वो 10 टाइम जो है 10 सेकेंड दिया गया है तो 10 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ से हम म्यू कैलकुलेट करके आएगा 0.5। सो ये हमारा 12वां और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइन प्लेन विथ 45 डिग्री इंक्लिनेशन। इफ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश द ब्लॉक अप द इंक्लाइन इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन, फाइंड म्यू मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द इंक्लाइन। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऐसे दो इंक्लाइंस है और ये जो यहाँ पे जो ये ब्लॉक है ये
ऊपर जा रहा है और ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है। ये जो एफ अप वाला फोर्स है इसे ऊपर ले रहा है और ये एफ डाउन वाला फोर्स इसे नीचे ले रहा है। तो यहाँ पे इसका वेट जो है यहाँ पे एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा लग जाएगा। और ये ऊपर मूव कर रहा है तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी लग जाएगा। ये देखो यहाँ पे एक फ्रिक्शन भी है, तो ये लग जाएगा। और इस ओर यहाँ पे वो नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो यहाँ पे इस ओर एक फ्रिक्शन लग जाएगा और इसका वेट एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा लग जाएगा। तो जो यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस करके पता चल रहा है कि जो एफ अप है मतलब जो फोर्स इसे ऊपर ले रहा है वो है एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। और ये जो फोर्स इसे नीचे ला रहा है वो है म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। अब हम करेंगे क्या कि क्वेश्चन के हिसाब से दिया है कि एफ अप जो है दो दो गुना है एफ डाउन का, मतलब नीचे आने के लिए जो फोर्स लग रहा है उसका दो गुना है जो ऊपर लेने वाला फोर्स। तो यहाँ पे बस हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे उसका वैल्यू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू टू म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत सॉल्व करने के बाद यहाँ पे एम जी कट कट जाएगा। तो थ्री साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा आ रहा है, तो म्यू इक्वल टू थ्री टेन थीटा आ रहा है। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री दिया था, तो टेन 45 कितना होता है 1 होता है, तो 3 इंटू वन यहाँ पे म्यू निकल के आएगा 3। तो यहाँ पे हमारा सारा क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। सो आई होप आपको 12 के 12 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। तो हमने जो जो 12 के 12 क्वेश्चंस किए जो एनएलएम के, वो लगभग तीन ही कैटेगरी के तीन ही टॉपिक से आए थे। एक हो गया इक्विलिब्रियम, मतलब जो सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम दिया होता है और उस हिसाब से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। और इसके ऊपर काफ़ी इजी क्वेश्चंस आए हैं और कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो आया नहीं है। दूसरे वैरायटी है एफ इक्वल टू एम ए वाले, मतलब आपको उसका कोई भी सिस्टम दिया होगा उसका एफ बी डी बनाना है, उसका इक्वेशन लिख के एफ इक्वल टू एम ए फॉर्मेट में लाके उसे बस इक्वेशंस को सॉल्व करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। और तीसरे कैटेगरी में फ्रिक्शन लाया करता है। और फ्रिक्शन अपने आप में एक चैप्टर है, हालांकि इसका कंसेप्ट बस वही है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। पर इसके क्वेश्चंस के वेराइटीज काफ़ी सारे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उन्हें लगाओ। उससे होगा क्या कि इसका काफ़ी सारे वेराइटीज आपको पीवाईक्यू से ही कवर हो जाएंगे और फ्रिक्शन में आपको एक अच्छा खासा होल्ड मिल जाएगा। और ये हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उनका लेवल की बात करें तो इजी है लगभग। इसमें आपको मॉडरेट भी नहीं कहूँगा, और हाँ लास्ट वाले कुछ क्वेश्चंस में मॉडरेट कहूँगा कुछ लोगों के लिए, पर लगभग पेपर इजी ही था। अगर आपको करना है तो कुछ क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सकते हो, मैं यहाँ पे लिख के रखा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9, 12। इससे ये क्वेश्चंस को रिवाइज करके आप ये जो तीन टॉपिक्स हैं लगभग, ये कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि ये इन तीन टॉपिक के लिए आप कर सकते हो। ये हमने 12 क्वेश्चन के लिस्ट से हमारा जो जेएन अटेम्प्ट में जो था फिजिक्स आया था वो उसका ओवरऑली उसका डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो इजी से मॉडरेट ही आया था। और इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल अटेम्प्ट में, जैसे कि हर साल के ट्रेंड अगर फॉलो देखा जाए तो अप्रैल अटेम्प्ट जैन अटेम्प्ट से थोड़ा बहुत डिफिकल्ट आता है, क्योंकि बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होता है और उस इसलिए उस वक्त क्या होता है कंपटीशन ज़्यादा होता है, इसलिए पेपर का लेवल भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो हम ऐसा नहीं है कि अप्रैल अटेम्प्ट में फिर एनएलएम पे बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन आएंगे, वैसा नहीं है। आप एक अच्छा खासा प्रिपरेशन करके जाओ और आपका क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। इससे कुछ एनएलएम से कुछ खास आने वाला नहीं है। और हाँ, आप क्या कर सकते हो इस एनएलएम में मास्टरी लाने के लिए? सबसे पहले चीज़ जो कि आपको मस्ट करना ही है वो है पीवाईक्यू। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमने जो ये 12 के 12 क्वेश्चन करे हैं, अगर आप ये पीवाईक्यूज वगैरह भी लगाओगे तो ये 12 के 12 क्वेश्चन आपसे यूं ही बन जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन मिसिंग था, 12 क्वेश्चन एक्चुअली 13 क्वेश्चन था। मैं एक क्वेश्चन जान के नहीं करवाया क्योंकि उसका मैं अलग से एक वीडियो लाने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन 4-5 बार आ चुका है जेईई मेन नीट में मिला के। तो इतने वो वैरायटी के क्वेश्चन इतने बार आ चुका है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक और वीडियो बना लिया जाए। तो एक और वीडियो आएगा उसके ऊपर। तो पीवाईक्यूज करने से आपको होगा क्या कि आपको लगभग हर एक वैरायटी के क्वेश्चन का एक नॉलेज हो जाएगा। और यहाँ पे दिशा क्या है, दिशा एक पब्लिकेशन है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप दिशा के पीवाईक्यूज जो मिलते हैं पेपर उसे परचेज कर सकते हैं। दिशा ही क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे पीवाईक्यूज के बुक्स देखे हैं, पर दिशा में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे मिले।
हर एक क्वेश्चन तो आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, पर दिशा में आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मिल जाएगा। बाकी के बुक्स में जो होते हैं वो कुछ-कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, कुछ-कुछ क्वेश्चन नहीं दिए होते हैं, काफ़ी सारे एरर होते हैं। सो आई विल रिकमेंड दिशा कि आप दिशा से पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कुछ करना है अरिहंत या सिंगेज का, वो सिंगल करेक्ट वाला एक्सरसाइज कर लो एंड दैट्स इनफ। इतना करके आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हो। आप ये मान सकते हो कि हाँ, ये एनएलएम मेरा बहुत अच्छा खासा लेवल में हो चुका है। अब हमने ये देखा कि पेपर का डिफिकल्टी काफ़ी ईज़ी था। हो सकता है कि पेपर का डिफिकल्टी लगभग उतना ही रहे, पर आपको कैलकुलेशन में फँसा सकता है वो। तो आपको करना क्या है कि इंक्रीज कैलकुलेशन स्पीड, और आप अगर डिफिकल्ट कैलकुलेशन भी जल्दी-जल्दी कर रहे हो और तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। अप्रैल अटेम्प्ट में आने वाले एनएलएम के क्वेश्चंस भी आपको लगभग हैंडल हो ही जाएँगे। सो हम जो एक क्वेश्चन बच गया वो 13 नंबर क्वेश्चन, वो हम एक और वीडियो में लाने वाला हूँ जल्दी, तो उसमें हम कवर कर रहे होंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। बाय बाय।